वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में आज हम चैप्टर 10 की बात करेंगे और चैप्टर 10 में हमारे पास जो है वो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते जाएंगे और इन प्रोसेसेस की हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके फार्मेसी की फील्ड में क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, हम उनके यूजेस देखते जाएंगे, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी डिटेल, उनका मैकेनिज्म और उनकी जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस कि हम उनको कैसे जो है वो फार्मेसी की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए इनसे हमें जो है वो फार्मेसी की फील्ड में क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और इन सारे प्रोसेसेस को जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट रखने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, आप अपने जो है वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसमें लेट्स सपोज प्रोसेस 1 है एड्सॉर्प्शन, तो इसी तरह से जो है वो प्रोसेस 2 हमारे पास जो है वो कैल्सिनेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास जो है वो ये थोड़ा सा बल्क चैप्टर है, तो इन प्रोसेसेस को जो है वो एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चैप्टर 10 का पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। एड्सॉर्प्शन हमारे पास जो है वो क्या होती है, सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन होती क्या है, इसका जो है वो मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और फिर इसको हम किस तरह से फार्मेसी की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और इससे जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एड्सॉर्प्शन क्या है। एड्सॉर्प्शन हमारे पास है, जैसे आपने एक टर्म पहले से पढ़ी होगी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको सबको पता होगा कि एब्जॉर्ब किसी भी चीज़ का हो जाना। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो टर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, एड्सॉर्प्शन, ए डी नॉट ए बी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हमने कहा कि हमारे पास जो है वो किसी भी चीज़ का कहीं पे जज़ब हो जाना, अब्जॉर्ब हो जाना। तो जज़ब होना यानी कि हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन है उसमें और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होगा। अब लेट सपोज हमारे पास जो है वो कोई एक लेयर है, ठीक है, और उस लेयर पे जो है वो कोई लिक्विड पार्टिकल्स या फिर हमारे पास जो है वो गैस पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं और वो इस लेयर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं या इस लेयर को क्रॉस करके इस सेल के अंदर या इस लेयर के अंदर इस जो है वो स्पेसिफिक चीज़ के अंदर घुस जाते हैं, अब्जॉर्ब होके उसकी लेयर को क्रॉस करके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो एक और सिनेरियो हो कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक लेयर है, ठीक है, और उस लेयर के ऊपर आके कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्राइक करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो लिक्विड पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं, गैस के पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं और ये हमारे पास जो है वो कोई सॉलिड लेयर है और इस लेयर की सरफेस के ऊपर जो है वो लिक्विड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो सिर्फ अटैच होना है, उसके अंदर से पास आउट नहीं होना, गुजरना नहीं है। तो सिर्फ ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है ये एड्सॉर्प्शन है। अगर ये चीज़ पास आउट हो जाए तो वो अब्जॉर्प्शन है, और अगर ये चीज़ पास आउट नहीं हो रही, सिर्फ इस सरफेस के ऊपर अटैच हो रही है, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन, ADSOR। ठीक है, तो इसको हम जो है वो एड्सॉर्प्शन कहते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा अब तक। तो इसको हम जो है वो बाय डेफिनेशन देखते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। When a solid surface is exposed to gas or liquid molecules, ठीक है, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जब आप जो है वो सॉलिड सरफेस के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट एट द सरफेस एंड इट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। उनकी जो है वो एक्यूमुलेशन होना, उनका जो है वो इकट्ठा हो जाना सॉलिड की सरफेस पे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इकट्ठी हो रही है वो चीज़ वहाँ पे, उसको पास नहीं कर रही, उसके अंदर से नहीं गुजर रही। द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आप जो है वो एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये दोनों चीज़ें भी उसमें ऐड करेंगे तो आपकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी कम्पैक्ट बन जाएगी, थोड़ी सी जो है वो ऑथेंटिकेटेड बन जाएगी कि आपको चीज़ों का पता है। तो जो सब्सटेंस आके इस सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट, जिसकी हम एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं। एंड द सॉलिड ऑन हुज सरफेस द एड्सॉर्प्शन अकर्स इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको जो है वो पता होनी चाहिए, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। एड्सॉर्बेट जो सब्सटेंस आके अटैच हो रहा है, और जिस सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, जिस सॉलिड सरफेस पे आके अटैच हो रहा है, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट।
देन हमारे पास जो है वो इसकी थोड़ी सी डिटेल है, उसको देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स हैव मोर कम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स देन लिक्विड और गैसेस, सो इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन। क्योंकि हमारे पास जो है वो, अब हम ये बात भी तो कर सकते हैं कि सॉलिड जो लेयर है वो ही क्यों एज ए एड्सॉर्बेंट यूज होती है, ठीक है। मतलब उसी पे आके जो है वो लिक्विड और गैस क्यों अटैच होंगे, वही क्यों एब्जॉर्बेंट का रोल प्ले करेगी, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा रिजिड होता है, मजबूत होता है, और लिक्विड और गैस की निस्बत। तो सॉलिड सरफेस पे आके किसी भी चीज़ का अटैच होना जो है वो ईजी है। सो इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन इन एब्जॉर्प्शन फॉर लिक्विड्स और गैस पार्टिकल्स। ऑन सरफेस दे कैन जॉइन बाय फॉलोइंग वेज, उसमें जो है वो आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो वांडरवाल फोर्सेस यूज हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो केमिकल इंटरेक्शंस, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, और केमिकली जो है वो चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो छोटा सा डिफरेंस जो आपको अभी बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में, कि एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में जो है वो डिफरेंस क्या है। एड्सॉर्प्शन मीन्स डेपोजिशन, किसी भी चीज का जो है वो आके डिपॉजिट होना उसकी सरफेस पे, ठीक है, सिर्फ डिपॉजिट हो रही है। वाइल अब्जॉर्प्शन मीन्स पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन होता है कि उस लेयर को क्रॉस करके वो चीज उसके अंदर एंटर हो रही है, उस सॉलिड सरफेस के अंदर एंटर हो जाती है, तो उसको हम जो है वो अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जो हम टॉपिक देख रहे हैं एड्सॉर्प्शन, उसमें जो है वो पेनिट्रेशन नहीं होगी, उसमें जो है वो किसी भी लेयर को क्रॉस करके चीज जो है वो अंदर एंटर नहीं होगी, सिर्फ इसमें जो है वो डेपोजिशन होगी सरफेस की लेयर के ऊपर आके, जो है वो हमारी चीज़ें जिनको हम एड्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, वो गैस फेज है, वो लिक्विड है, वो आके सॉलिड की सरफेस पे अटैच होंगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। देन हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन आ जाती है, जिसको हम फिजियोसॉर्प्शन भी कहते हैं और केमियोसॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होता है कि हमारा जो लिक्विड और गैस का इंटरेक्शन होगा, जो सॉलिड सरफेस पे जाके उसने अटैच होना है, वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल कंडीशन कैसी है, कितना ज़्यादा जो है वो फिजिकली ये दोनों चीज़ें सॉलिड सरफेस के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है। इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड गैसेज विद सॉलिड पार्टिकल सरफेस एंड देयर इज फिजिकल करेक्टर्स और इन्वॉल्व। जितने ज़्यादा जो है वो फिजिकली करेक्टर्स अपीलिंग होंगे, उतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अटैच होने वाली चीज़ किस शेप में है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसकी फिजिकल शेप कैसी है, तो इन चीज़ों की बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास उसकी जो है वो एड्जॉर्प्शन होगी, और इसमें जो है वो वांडरवाल फोर्सेस अटैच होंगी जो कुछ वीक होती हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द मोमेंट हम जो है वो कह सकते हैं कि हमारी जो एड्जॉर्प्शन है वो हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारी खुराक की नाली है, जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सारे एरियाज को हम GIT कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो बहुत सारी ड्रग्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये अब्जॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्प्शन के थ्रू होती है, ठीक है, एंड स्किन थ्रू एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कोई हमने टॉक्सिन्स जो है वो यूज़ कर लिए हैं गलती से, किसी ने जो है, या किसी ने सुसाइडल केस में जो है वो बहुत सारी टैबलेट्स या टॉक्सिन्स या किसी भी किस्म की जो है वो टैबलेट्स, जिसको हम कहते हैं कि जी जहरीली गोलियां, उनका इस्तेमाल कर लिए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या स्टमक को वॉश करने के लिए, या अगर हम कहते हैं कि अभी वो टैबलेट्स जो हैं वो स्टमक में ही हैं, अभी वो GIT में है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं गई, ठीक है, उस बंदे के खून का हिस्सा अभी तक वो नहीं बनी, तो उस ड्रग को या उस टॉक्सिन को जो है वो GIT से वापस लाना है, तो उसके लिए हम जो है वो ये एड्जॉर्प्शन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्यों? उसमें हम जो है वो क्या करेंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, और उस एक्टिवेटेड चारकोल को जो है वो हम उस पेशेंट को फ़ौरन से पिलाएंगे, और उस एक्टिवेटेड चारकोल की मदद से वो टॉक्सिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पे, और उससे जो है वो फिजिकल इंटरेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, और उस एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो हम उस टॉक्सिन को बाहर ला सकते हैं। और अल्टीमेटली इन ड्रग्स की अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें विद इन बॉडी, अगर हमने जो है वो कोई भी टैबलेट ली नॉर्मल तरीके से, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई सुसाइडल केस नहीं है, नॉर्मली जो है वो एक पेशेंट ने टैबलेट ली, तो उस टैबलेट को हमने जो है वो GIT से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो अब्जॉर्ब करवा के कहाँ पे लेके जाना है, ब्लड स्ट्रीम में। तो उसको जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए हमारे पास
अब हमने जो है वो यहाँ से लेयर क्रॉस करवानी है कि एक सेल लेयर जो है वो क्रॉस करके तो दूसरी फेज में खून की नालियों में जो है वो हमारी ड्रग पहुंच जाए। तो उसके लिए अब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, लेकिन उस अब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है वो पहले एड्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है। जब तक आपकी चीज़ आके उस सरफेस पे या हमारे पास जो है वो स्टमक की लाइनिंग पे या फिर इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उन पे आके अटैच नहीं होगी, तब तक वो उस सरफेस को क्रॉस भी नहीं करेगी। तो उसकी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझना है। फिर उसके बाद केमिकल एब्जॉर्प्शन है। इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल्स बाइंड टू सॉलिड पार्टिकल सरफेस थ्रू केमिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, केमिकल बॉन्डिंग होगी और अल्टीमेटली जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से जो है वो हमारे पास इसकी केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो कंटिन्यूसली आके एक्यूमुलेट होती रहती है और अल्टीमेटली इसमें जो है वो जिसको हम कहते हैं कि जंग लग जाना और ये चीज़ें जो है वो लीड करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे इस चैप्टर में और हर प्रोसेस में जो है वो हमें कुछ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे कि कौन सा फैक्टर है वो इस प्रोसेस को बूस्ट करता है, इस प्रोसेस को जो है वो तेज कर रहा है, और कौन सा प्रोसेस जो है वो इस प्रोसेस को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम साथ साथ देखते जाएंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है कि आपका कितना एरिया जो है वो उस प्रोसेस के लिए एक्सपोज्ड है, उस प्रोसेस के लिए अवेलेबल है, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास कोई ड्रग है, वो हमने नॉर्मली जो है वो ली, वो स्टमक में गई, स्टमक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू और अब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, खून की नालियों में जाएगी। तो उसके लिए सरफेस एरिया कितना ज़्यादा अवेलेबल है, इसमें हम कहते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टमक, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन में इजाफा होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी हमारी ड्रग जो है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स के साथ अटैच होगी, डिपॉजिट होगी, उतनी ज्यादा वहां से फिर जो है वो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। देन है नेचर ऑफ गैस, कि हमारी जो गैस है जिसने जाके किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच होना है उसकी नेचर कैसी है, उसकी फितरत कैसी है। ठीक है, तो लिक्विफाइएबल गैसेस, वो गैसेस जो किसी सॉलिड के साथ जब टकराएंगी तो टकराने के साथ ही जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने जो है वो देखा कि हमारे पास फोग के जो है वो वेपर्स होते हैं, जो धुंध बरसती है तो वो हमारे पास गैस की फॉर्म में ऊपर से आती है, लेकिन जैसे ही वो किसी सॉलिड सरफेस से हमारी गाड़ियों की जो है वो विंड स्क्रीन से आके अटैच होती है तो वहां पे वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो जौन सी गैस जितनी ज्यादा लिक्विफाइएबल होगी कि उसको जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की उसकी प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो उतनी ज्यादा आके एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अगर एक गैस जो है वो लिक्विफाइएबल ज्यादा नहीं होती, वो आके गैस आके स्ट्राइक करेगी, ड्राई फॉर्म में है तो उस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेगी और वो वापस वहां से मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा गैस आके सॉलिड सरफेस पे अटैच होने की एबिलिटी रखती है उतनी ज्यादा जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो जितनी ज्यादा उसकी लिक्विफाइएबल नेचर ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब लेट सपोज हमारे पास जो है वो टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर सकता है और उससे जो है वो एब्जॉर्प्शन किस तरह से इफेक्ट होती है। टेम्परेचर अगर हमारा जो है वो ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो आपको जो है वो एक लाइन यहाँ से मिल गई कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। किस तरह से, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर आके लिक्विड या गैस ने एब्जॉर्ब होना है, तो उस सॉलिड सरफेस को अगर आप गर्म करना शुरू कर दें, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे थी वो सॉलिड सरफेस, ज्यादा लिक्विड आके जो है वो उसके साथ अटैच हो रहा था, गैस आके उसके साथ स्ट्राइक हो रही थी और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, लिक्विफाई हो रही थी। जितनी ज्यादा वो लिक्विफाई हो रही थी उतनी ज्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही थी। लेकिन आप उसी सॉलिड सरफेस के नीचे आग लगा दें, उसको हीट करना शुरू कर दें, तो अब वो सॉलिड सरफेस जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, उसके साथ लिक्विड आके अटैच होगा, वो फौरन से गैस में कन्वर्ट होकर वापस चला जाएगा, फौरन से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर
टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो गर्म हो गई है जो सॉलिड सरफेस थी। अब जितनी ज़्यादा वो गर्म होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसकी किसी भी लिक्विड या गैस को एक्सेप्ट करने की, अपने साथ अटैच करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे जो है वो एड्जॉर्प्शन कम होगी। एड्जॉर्प्शन के लिए जो है वो किसी भी चीज़ का आके सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होना, वहाँ पे रुकना, उसको इतना टाइम देना कि वो उसमें फिजिकल इंट्रैक्शन या केमिकल इंट्रैक्शन कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि उसके लिए जो है वो टेम्परेचर ज़रूरी है। टेम्परेचर का नॉर्मल होना या कम होना जो है वो ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन के, अगर हम जो है वो एड्जॉर्प्शन की बात की, वो होती क्या है, उसका और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस क्या होता है, और अल्टीमेटली जो है वो इसको हम फार्मेसी की फील्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी। हम कोई भी ड्रग लेते हैं उसको जीआईटी से जो है वो एड्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको स्किन से जो है वो एड्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है। किस तरह से कि अगर हम जो है वो स्किन के ऊपर डिफरेंट पैचेस यूज करते हैं, स्किन के ऊपर हम जो है वो डिफरेंट स्प्रेज यूज करते हैं, तो उन पैचेस के अंदर से ड्रग निकल के वो स्किन के साथ जाके अटैच होती है। तो अगर वो स्किन के साथ अटैच नहीं होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी कम होगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब्जॉर्प्शन क्या होती है कि स्किन के अंदर एंटर हो जाना और जाके जो है वो जो भी ड्रग का एक्शन होगा वो देना। तो उस अब्जॉर्प्शन से पहले एड्जॉर्प्शन आती है कि जाके वो पहले स्किन के साथ अटैच तो हो। तो जितनी उसकी अटैचमेंट उस स्किन के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ ज़्यादा होगी, उतनी उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। देन हमारे पास है अब्जॉर्प्शन इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स। एब्जॉर्प्शन जो है वो एंटीडोट्स में फंडामेंटल मैकेनिज्म है। एंटीडोट क्या होते हैं? एंटीडोट की हमने स्टार्ट में बात की कि जैसे हमारे पास हमने कोई टॉक्सिन लिया, ठीक है, कोई ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा डोज में ले ली, पैनाडोल जो है वो बहुत ज़्यादा डोज में ले ली, तो हर ड्रग का हमारे पास एंटीडोट मौजूद होता है, ठीक है, जो उस ड्रग को जाके वापस जीआईटी से बाहर लेके आएगा या उस ड्रग को जो है वो अपने साथ अटैच करवा लेगा और उस ड्रग को स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। तो एंटीडोट्स जो वो ड्रग्स हैं जो हम बाद में देते हैं किसी भी ड्रग की ज्यादती होने के बाद या किसी भी ड्रग की जो है वो ओवरडोज होने के बाद, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की, उसने पैनाडोल की जो है वो 10 टैबलेट्स ले ली, अब उसका लीवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसके लीवर सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं पैनाडोल की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लेने के बाद, तो उसको हम जो है वो उसका फ़ौरन से एंटीडोट देंगे, ठीक है। अब वो एंटीडोट क्या करेगा, वो अंदर जाएगा, वो पैनाडोल की जो टैबलेट्स बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, उन पैनाडोल उन पार्टिकल्स को जो कि पैरासीटामोल के पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ जो है वो अटैच करवा लेगा एड्जॉर्प्शन के थ्रू। तो एंटीडोट जो है वो एड्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म पे काम करते हैं। देन रिमूवल ऑफ एक्सेस एसिड फ्रॉम स्टमक। हमारे पास जो है वो डिफरेंट एंट एसिड्स होते हैं जो स्टमक से जो है वो एसिडिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो हम कहते हैं कि बेसिक एड्जॉर्बेंट्स यूज करके हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। बेसिक एड्जॉर्बेंट्स जब स्टमक में जाएंगे तो वो एसिडिटी को अपने साथ अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक होते हैं, तो अपने आप को न्यूट्रल करने के चक्कर में ये जो ज़्यादा एक्सेस में एसिड होगा उसको अपने साथ अटैच करते जाएंगे और अल्टीमेटली उससे जो है वो जो स्टमक है वो एसिडिटी से महफूज रहेगा। अगर उसमें जो है वो अल्सर का इशू है तो वो किसी किस्म की जो है वो पेन नहीं होगी। It is used in discoloration of different substances. Activated charcoal remove color from solution. अगर हमने जो है वो किसी solution से कलर को रिमूव करना है, उसकी डिस्कलरेशन करवानी है, ठीक है, जो कि हमारे पास फार्मेसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जो है वो हामिल होती है कि लेट्स सपोज किसी चीज़ का जो है वो कलर है, तो वो कलर उसको कोई ना कोई इंटरेक्शन करवा सकता है कि ये कलर जो है वो लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा उतना ज़्यादा इसमें जो है वो लाइट की प्रेजेंस में इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसका जो है वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा कि उस ड्रग को हम जो है वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। तो उस कलर को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं और वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए उस कलर को खींच लेगा, उसको डिसकलर कर देगा। इट इज़ द मेन मैकेनिज्म टू कम्बैट विद इंटेस्टाइनल टॉक्सिन, ठीक है, वही हमने बात की कि इंटेस्टाइन में जो है वो कोई भी टॉक्सिन गया उसको हम जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, उसको कोई एंटीडोट दे सकते हैं और अल्टीमेटली वो एड्जॉर्प्शन करवाएगा। रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर, ठीक है, आपकी एटमोसफियर में कोई भी पॉइजनस गैसेज आ गई हैं उनको रिमूव करवाने के लिए हम जो है वो एड्जॉर्बेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी सॉलिड सरफेस जो एज एन एड्जॉर्बेंट काम करेगी और अल्टीमेटली उन गैस को, उन पॉइजनस गैसेज को जो है वो अपने साथ अटैच करवाएगी।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा हमारे पास जो है वो डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट्स हमारे पास जो है वो पैकेजिंग्स आती हैं। लेट्स सपोज सीएसी की टैबलेट्स आती हैं, उसको कभी आपने जो है वो एक्सपीरियंस किया हो तो उसके अंदर से ना छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं, सिलिका जेल के जो है वो पैकेट्स निकलते हैं। अब वो पैकेट्स जो है वो क्या करते हैं, सिलिका जेल जो है वो एज एन एड्सॉर्बेंट काम करता है। ठीक है। अब वो पैकेट्स जो है वो हम यूज़ तो नहीं करते और ना ही हम कर सकते हैं, ठीक है, वो टॉक्सिक होते हैं। लेकिन हमारी जो 10 टैबलेट्स पड़ी हुई हैं सीएसी की, उन टैबलेट्स के ऊपर जो है वो एक छोटा सा पैकेट पड़ा होगा। अब उस पैकेट को हम जो है वो एड्सॉर्बेंट कहते हैं। एड्सॉर्बेंट का से मुराद क्या है कि अगर इस पैकेजिंग में किसी भी तरह से कोई लिक्विड चला गया है, कोई लिक्विड वेपर्स चले गए हैं, कोई जो है वो ऐसी गैस चली गई है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, या जैसे आप वो पैकेजिंग खोलते हैं और आप 10 टैबलेट जो है वो 10 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपकी जो आपकी बॉटल है वो खुल गई एक दफ़ा और उसमें जो है वो एटमॉस्फेयर से कोई भी वेपर्स जो है वो जा सकते हैं, नमी जा सकती है। तो उस नमी का नुकसान क्या हो सकता है कि आपकी टैबलेट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं अगर वो नमी को अब्जॉर्ब कर लें। तो उस नमी को या उस गैस को अब्जॉर्ब करने के लिए हमने वहाँ पे जो है वो सिलिका जेल के एड्सॉर्बेंट के तौर पे काम करने वाले पैकेट्स रखे होते हैं, जो कि उस नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और हमारी जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, जो टैबलेट्स हैं वो अपनी इंटैक्ट पोजीशन में रहती हैं, जो अपनी असल हालत में रहती हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर नमी जो है वो ड्रग्स को मिल जाए, टैबलेट्स को मिल जाए तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, अपनी जो है वो इंटेग्रिटी खो देंगी। तो ये था हमारे पास एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन, इससे जो है वो आपके माइंड में क्या आता है? कैल्सिनेशन जो है वो बायोवर्ड कैल्शियम या फिर और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम जो है वो स्ट्रांगली हीट करते हैं और स्ट्रांगली हीट करने के बाद उनके अंदर मौजूद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करते हैं और उन प्योरिटीज़ में उनके जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करते हैं और जो उनके जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, कि हम जो है वो किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर देंगे, उसके नीचे हीट अप्लाई करेंगे और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा देंगे कि उसके वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो उड़ जाएं, लेकिन जो उसके फिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। ठीक है। अब वोलाटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो वोलाटाइल होते हैं, वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, जो थोड़ी सी हीट मिलने पे उड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो एज एन इम्प्योरिटी काम कर सकते हैं, ये किसी भी मटेरियल को इम्प्योर कर सकते हैं, उसकी जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली हमारी प्योरिटी के लिए होते हैं। ठीक है। इनको जो है वो हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज़ करते हैं अपने सब्सटेंसेस को, अपने ड्रग्स को प्योर करने के लिए। तो कैल्सिनेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इम्प्योर सब्सटेंसेस को जो है वो इतना हीट करते हैं कि उनके वोलाटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो उड़ जाएं, लेकिन उनको बॉइलिंग टेम्परेचर तक हीट नहीं देते कि वो इतना ना हो कि वो चीज़ ही जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए और उसके जो फिक्स्ड कंपोनेंट हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाए। तो इतनी हीट जो है वो ज़्यादा नहीं देते। ठीक है। तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है? प्योरिफिकेशन। उनको जो है वो ज़्यादा मतलब जो है वो लॉन्ग स्टोरेज के लिए उनको स्टोर करना, उनको जो है वो ज़्यादा प्योर फार्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। ज़्यादा इंटरेक्टिव फार्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी जो ड्रग है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो अपना एक्शन दे सके। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो दो लेवल्स आ जाते हैं, लेबॉर्ट्री स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल, कि हम जो है वो अपने लैब में अगर कोई परफॉर्मेंस करते हैं, छोटा मोटा प्रैक्टिकल को करते हैं या छोटी मोटी कोई ड्रग बना रहे हैं, तो उसमें हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस को जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो कैसे करेंगे। तो ऑन लेबॉर्ट्री स्केल वी यूज सिलिका और प्लैटिनम क्रूसिबल्स। ठीक है। सिलिका और प्लैटिनम के जो है वो छोटे छोटे क्रूसिबल्स होते हैं। क्रूसिबल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे हमारे पास जो है वो क्यूब्स टाइप होते हैं, जो हमारे पास जो है वो क्रूसिबल्स होते हैं। चाइना डिश इसके साथ जो है वो यूज़ की जाती है एंड ग्लास डिशेस फॉर दिस पर्पस। और उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले हम किसी भी इसमें चाइना डिश और इस तरह के जो है वो ग्लास डिशेस में जो है वो अपना वो केमिकल सब्सटेंस ले लेंगे जिसको हमने हीट करके प्योर करना है। Now heat this chemical substance until volatile components are evaporated and fixed components remain in apparatus। तो ये जो सिलिका और प्लैटिनम क्रूसिबल्स हैं ये उसको टेम्परेचर अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं और ये जो चाइना डिश है इसमें हमने अपना केमिकल जो है वो पुट करना होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो सिलिका जेल की वजह से या प्लैटिनम क्रूसिबल्स की वजह से जो है वो उसको मिलता है। और जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है वो उसमें से वोलाटाइल कंपोनेंट्स उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और फिक्स्ड कंपोनेंट्स जो है वो बच जाएंगे।
तो उससे हमारे पास जो है वो मोर कम्पैक्ट फार्म, मोर एक्टिव फार्म और मोर जो है वो प्रिजर्वेबल फार्म, उस फार्म को जो है वो हम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फिर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है। और इंडस्ट्रियल स्केल में हम जो है वो चाइना डिश या छोटी छोटी जो है वो ग्लास डिश यूज़ करने की बजाय रोटरी किल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में रोटरी किल्स क्या होती हैं, बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ यूज़ होती हैं, ताकि उसमें जो है वो एक टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो सके, बहुत ज़्यादा जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम यूज़ कर सकें और उस सब्सटेंस को जो है वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी सी डायग्राम की जो है वो थोड़ी सी दिखा देते हैं कि हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम एक तरफ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम निकल रही है। ठीक है, और कार्बन कैप्चर के लिए यहाँ पे जो है वो हम कहते हैं कि कैल्सिनेटर सेपरेटर यूज़ होता है और फिर उसके नीचे जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो यहाँ से हमने हीट उसको प्रोवाइड की, स्टीम प्रोवाइड की और प्री ग्राउंड मिनरल्स जो आपके इनिशियल जो है वो आपने मिनरल्स ऐड किए हैं इसमें। फिर उसके बाद जो है ये सारा प्रोसेस है कैल्सिनर जो इसमें पार्ट मौजूद है, फिर इसमें कंबस्टर है जो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, पार्टिकल ब्रेकअप, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यहाँ पे आपके जितने पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक होंगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी और अल्टीमेटली हमें जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी जो ज़्यादा एक्टिव होगी और ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व फॉर्म में होगी। तो इसकी जो है वो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को हम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ताकि इनको जो है वो हम मेडिकली यूज़ कर सकें। जो ऑक्साइड फार्म होती है वो ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व होती है, ज़्यादा जो है वो लंबे अरसे तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जैसे ही एक्सपोज होगी तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको रिसीव करेगी और अल्टीमेटली जो है वो उसके साथ इंटरेक्शन कर देगी। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन से बचाने के लिए इस एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरेक्शन ना करें, हम अपनी प्रोडक्ट्स को कार्बोनेट्स की फॉर्म से ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ये जो है वो हाई रिस्क पे मौजूद होते हैं, इनका जो है वो इंटरेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली हम जो है वो इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, तो कैल्सिनेशन इज यूज्ड इन सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास जो हैं वो प्योरीफाई होने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ भी होते हैं। इन ऑक्साइड्स को जो है वो हम डिफरेंट इसमें एंटी एसिड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एंट एसिड सिरप्स होते हैं उसमें जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके साथ जो है वो हम जिंक ऑक्साइड को जो है वो डिफरेंट लोशंस में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास स्किन में यूज़ होने वाले लोशंस होते हैं। तो अल्टीमेटली ये ऑक्साइड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट्स। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड्स। ठीक है, कार्बोनेट्स को जब वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने बात की कि क्यों कन्वर्जन इनकी ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोनेट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटैक्ट फॉर्म में ज़्यादा जो है वो रिस्क पे होते हैं और अल्टीमेटली इनको जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। कैल्सिनेशन इज़ यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विच इज़ यूज्ड वाइडली इन फार्मास्यूटिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो हमारे पास जब हम अपने किसी भी सब्सटेंस का वेट मेजर करना हो बिफोर एंड आफ्टर, तो उसके लिए हम जो है वो कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो उनमें अगर किसी भी किस्म की मॉइस्चर है तो उसको रिमूव करने के लिए और उनको जो है वो जो उनका कंटेंट है वो जो सिर्फ पाउडर का है या जो सिर्फ रॉ मटेरियल का है वो रह जाए। ठीक है, तो उसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई मॉइस्चर है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है वो कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं।